नेक्स्ट कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज। दो ही एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में से ये चैप्टर बहुत मतलब कह सकते हैं कि सिंपल सा टॉपिक है। इसके बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लें। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज। आई नीड टू प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखो, हमें पता तो है ही है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर रूट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा, और पॉइंट्स में भी जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं वो सारे इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को अब शो करना है, हमें ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसमें वो वाला मेथड यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है कि हम पहले मान के चलेंगे कि √5 जो है वो रैशनल है, वो इरेशनल नहीं है। ठीक है। फिर बाद में लेटर ऑन हम इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स यहाँ पे स्टेट कर देंगे कि √5 जो है वो उन फैक्ट्स को, मतलब जो हमने एज्यूम क्या किया कि √5 एक रैशनल नंबर है, और बाद में हम कुछ फैक्ट्स की स्टेटमेंट वहाँ पे लिखेंगे और हम ये कहेंगे कि हमारी एजम्पशन इन स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। दैट मीन्स कि हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। तो हमने एज्यूम किया कि ये रैशनल है, तो अगर ये रैशनल है ऐसा कहना गलत है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। बिकॉज नंबर्स तो दो तरह के ही हैं, या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है। तो इस तरह से हमने मान लिया सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन लेट √5 इज़ अ रैशनल। हमने मान लिया ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है सो दिस कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर p एंड q आर co-prime integers and q is not equal to 0। एक तो ये कि p और q दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनका आपस में कुछ कट नहीं होगा, उनको हम बोलेंगे को प्राइम इंटीजर्स। लाइक 4/9 ये को प्राइम है, बिकॉज 4 और 9 की आपस में कटिंग नहीं हो सकती। 4/7 ये को प्राइम है। इफ़ आई से 4/8 सो 4 एंड 8 ये दोनों को प्राइम नहीं है, बिकॉज 4 और 8 को हम कट कर सकते हैं 2 के टेबल से एज वेल एज 4 के टेबल से। तो जिन दो नंबर्स को आप किसी कॉमन टेबल से कट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स। अच्छा, वैसे ही एक यहाँ पे बात याद आई, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि को प्राइम इंटीजर्स का HCF हमेशा 1 है, बिकॉज इनमें से कुछ कॉमन तो है ही नहीं है। कोई ऐसा टेबल तो कॉमन ही नहीं है जिसके साथ इन दोनों को कट किया जाए, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 है। वैसे ये क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं करता, वैसे ही माइंड में ये बात आई है कि इसके बेसिस पे MCQ बन सकता है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ को प्राइम इंटीजर्स। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, HCF ऑफ को प्राइम इंटीजर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप लिख लेना। और ये q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखना पड़ा, बिकॉज जब हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए ये वाला जो q है ये q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये हमें स्टेट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग कर दी SBS। तो h यहाँ पे बन गया 5 इज़ इक्वल टू p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5q² इज़ इक्वल टू p²। अब देखो, जो q² है दैट कैन बी रिटन एज p²/5। ठीक है। और क्योंकि q एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर करके भी इंटीजर आएगा। तो अगर यहाँ पे एक इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, अगर लेफ़्ट साइड में एक इंटीजर लिखा है तो राइट साइड में भी ये इंटीजर ही होगा। ठीक है ना, इंटीजर ही होगा कहने का मतलब है कि 5 जो है वो p² को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। अगर मान लो 5 ने p² को डिवाइड नहीं किया तो राइट साइड पे तो फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर 5 p² को डिवाइड नहीं करेगा, 5 p² को कट नहीं करेगा, तो राइट साइड में फ्रैक्शन बनेगी। लेफ़्ट साइड में q² लिखा है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, राइट साइड में एक फ्रैक्शन लिखी है, तो इंटीजर फ्रैक्शन के इक्वल तो हो नहीं सकता। सो दैट मीन्स राइट साइड में 5 जो है वो p² को पक्का डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं
5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और हमारे एनसीईआरटी में एक थ्योरम भी है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अगर हम स्क्वायर हटा भी दें तो भी डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर मतलब अगर कोई भी नंबर k है, k डिवाइड्स पी स्क्वायर तो k डिवाइड्स p ऑल्सो। तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। देयरफॉर 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। जो नंबर जिसको डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर है। जैसे हम कहें कि 4 12 को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली बिल्कुल करेगा, तो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। इफ़ आई से 6 12 को डिवाइड करेगा तो वो भी ठीक है, तो 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। तो 5 जो है p को डिवाइड करेगा तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। अच्छा अब देखो 5 के फैक्टर्स, सॉरी पहले यहाँ पे इसको हटा दें, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p कहने का मतलब है कि p जो है वो 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। जैसे हम कहें 80, क्या 5 इसका फैक्टर है? 5 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है, आंसर इज यस। इफ़ आई से 40, क्या 5 40 को डिवाइड करेगा? 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 40, यस। इफ़ आई से 20, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, 5 20 को डिवाइड करेगा, ये भी सही है। तो जो 5 के फैक्टर्स हैं उनको 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लाइक इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 16, 40 को लिख सकते हैं 5 इंटू 8, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4। तो जितने भी 5 के फैक्टर्स हैं उनको 5 इंटू समथिंग करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम p को क्या लिख सकते हैं? p कैन बी रिटन एज 5 इंटू आर, क्योंकि हमें ये तो पर्टिकुलर नंबर्स थे ना, 80 40 20, ये तो पर्टिकुलर नंबर्स थे। पर्टिकुलर नंबर्स के बारे में तो हमें पता है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 बने, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 बने, इसके बारे में तो हमें पता है। लेकिन अब p के बारे में तो पता ही नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन इतना पता है कि जो भी नंबर है वो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है। और जो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं उनको लिख सकते हैं 5 इंटू आर। सिमिलरली जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं उनको लिख सकते हैं 3 इंटू आर। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को लिख सकते हैं 2 इंटू आर। मतलब कोई भी नंबर, जैसे से मैं कहता हूँ कोई नंबर 17 से डिवाइड हो सकता है, तो आप उसको लिख सकते हो 17 इंटू आर, ठीक है। तो p कैन बी रिटन एज 5r। इसको हम फर्स्ट करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट p इज इक्वल टू 5r इन फर्स्ट इक्वेशन, और ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट मी मेक सम स्पेस हियर। ओके, नाउ 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह 5r, 5r का स्क्वायर। तो 5r का स्क्वायर हो गया 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर, 5 ने 25 को कट किया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, वेयर r इज़ एनी इंटीजर, r कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। p इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा था 40 इज इक्वल टू 5 इंटू 8, तो ये 8 क्या है? 8 इज़ एनी इंटीजर। इफ़ आई से -10 दैट कैन बी रिटन एज 5 इंटू -2, तो ये -2 क्या है? एक इंटीजर। तो 5 को आपने जिसके साथ मल्टीप्लाई किया वो क्या है? वो एक इंटीजर है, ठीक है। बहुत सिंपली ये चीज़ें अगर आप लॉजिक के साथ समझेंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको क्रैम कर लेते हैं। क्रैम करना भी ठीक है, चलो, क्योंकि पता ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, तो क्रैम कर लें एकदम से। लेकिन अगर हम किसी लॉजिक के साथ इन चीज़ों को समझेंगे तो हमें क्रैमिंग वाला पार्ट कम करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट अगर हमारा बेटर होगा। मैथमेटिक्स में दो चीज़ें हैं, क्रैमिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। कुछ जगह पे क्रैम करना पड़ता है, जैसे फार्मूलाज हैं, ज्योमेट्री के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनके जो प्रूफ्स हैं वो एज इट इज़ रटे रटाए प्रूफ्स हैं, है ना, उनको क्रैम करना पड़ता है। बट ओनली क्रैमिंग जो है वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी। क्रैमिंग के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होनी चाहिए। तो अगर हम हर स्टेप को लॉजिक के साथ समझ के, अंडरस्टैंड करके इन क्वेश्चंस को अगर एक बार पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे, क्रैम कर लेंगे, तो हमें हर क्वेश्चन को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक लॉजिक समझ में आ गया तो उसके बेसिस पे हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो इस टाइप के हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? क्यू स्क्वायर बाई 5, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 5। अच्छा अब देखो फिर दोबारा आर क्या है? आर एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर आएगा।
तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो लेफ़्ट साइड है ये एक इंटीजर है, इंटीजर, और राइट साइड में लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर बाय 5। अब सेम लॉजिक जैसे पहले हमने कहा कि 5 को पी स्क्वायर को कट करना पड़ेगा, अब सेम लॉजिक यहाँ पे आ गया कि 5 को क्यू स्क्वायर को कट करना पड़ेगा। अगर 5 क्यू स्क्वायर को कट नहीं करेगा तो राइट साइड में फ्रैक्शन बनेगी, राइट साइड में फ्रैक्शन बनेगी, लेफ्ट साइड में इंटीजर है, राइट साइड में फ्रैक्शन है, दोनों आपस में इक्वल कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। सो दैट मीन्स के राइट साइड में 5 को क्यू स्क्वायर को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है 5 के पास। सो दैट मीन्स 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। फिर वही बात कि 5 अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो स्क्वायर को हटा भी दें तो भी 5 उसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ये मैथ्स की थ्योरम है, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, पहले स्टार्टिंग वाले पेजेस जो है ना उसमें खोल के देखना, उसमें ये थ्योरम लिखी हुई है। 5 divides q squared, 5 divides q also, so therefore 5 is a factor of q, 5 is a factor of q, 5q का फैक्टर है, ठीक है। बस यहाँ से अब हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे देखो क्या आया था, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, ये वाली स्टेटमेंट से, और ये वाली स्टेटमेंट से क्या आया, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब 5q और p दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। इट इम्प्लाइज 5 इज़ कॉमन फैक्टर, 5 तो दोनों में आ गया, 5 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, फुल स्टॉप। बट p और q दोनों कौन से नंबर्स थे? p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, और को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता या फिर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है। अभी नोट में लिखा भी था कि को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनका HCF 1 है, ठीक है। सो 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, बट ये दोनों तो को प्राइम इंटीजर्स हैं। सो इसका मतलब क्या हो रहा है? सो देयर इज़ सम कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब कुछ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? हमने जो एज्यूम किया था कि 5 इरेशनल नहीं है, 5 रैशनल है, ऐसा हमने एज्यूम किया था, हमारी एजम्पशन गलत है, इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई है। सो देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन, therefore our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong, hence root 5 is an irrational number। कि हमने एज्यूम किया था इरेशनल नंबर, हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है, जबकि वो तो इरेशनल होता है। हमने उल्टा एज्यूम किया। दिस मेथड इज़ कॉल्ड अ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम जो प्रूव करना चाहते हैं हम उसके उलट चलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा मेथड देख रहे हो, इसलिए हो सकता है समझने में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़े कि ये क्या चल रहा है। पहले हमने बोल दिया रैशनल है, बाद में हमने बोल दिया इरेशनल है। तो ये मेथड्स जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे +1 +2 उसके बाद, तो काफ़ी बार ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है। जब हमने किसी नंबर को कुछ प्रूव करना है तो हम उसके उलट चलेंगे, हम उसको वो मान लेंगे, जैसे इस केस में हमने किया, इरेशनल की बजाय हमने रैशनल मान के इसको प्रूव कर दिया, प्रूव करना शुरू किया, ठीक है, सॉल्व करना शुरू किया, और बीच में चलते हुए कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी जहाँ से हम ये कहेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। तो नंबर दो तरह के हैं, या तो रैशनल या फिर इरेशनल। अगर वो रैशनल नहीं है दैट मीन्स वो इरेशनल है। बस हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था। हैंस रूट 5 इज़ एन इरेशनल। तो अब आप देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट 5 की जगह रूट 3 होता, अगर रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 17, रूट 15, जो मर्जी दिया जाए, जो मर्जी दिया जाए। लेटे से यहाँ पे अगर रूट 3 होता तो हम क्या करते, जहाँ पे 5 है यहाँ पे लिख देते रूट 3। अब देखना ज़रा इसको, यहाँ पे भी रूट 3 आ गया,
स्क्वायरिंग करके यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 5 की जगह 3 आना शुरू हो जाएगा, 3 3 3 और यहाँ पे भी 3 लाइक दिस। और फिर यहाँ पे जहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आया था वहाँ पे ये 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 3r, ये 3 एज इट इज़, यहाँ पे 9 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या था, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड्स 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर, ये हो गया। सो 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर। उसके बाद √5 की जगह लास्ट में √3। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, ये बन गया प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल। तो इसी तरह से √3 की जगह √2 √11 √7 कुछ भी आए, बस वो जो नंबर है उसकी जगह, जैसे हमने √3 को रैशनल ऐड किया, आप √11 को रैशनल ऐड कर लो। जहाँ जहाँ पे 3 आना है वहाँ पे 11 आ जाएगा, जहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आएगा वहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। जहाँ पे आप लिखेंगे 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, वहाँ पे लिख देना 11 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा इसलिए दिया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में अपीयर होता है और आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से रट जाना चाहिए, लॉजिक के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये क्रैम हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ना ये ऑलरेडी गिवन होगा कि √5 इज़ अ इरेशनल, प्रूव दैट। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन आता है मान लो 5 मार्क्स में, ये लिखा हुआ है 3 + 2√5, ये प्लस ऐसे ही बीच में एक्स्ट्रा सा कुछ आ गया है, 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, ऐसा प्रूव करो। तो यहाँ पे साथ में ना लिखा होगा गिवन दैट √5 इज़ रैशनल, गिवन दैट √5 इज़ रैशनल बोल दिया मैंने, सॉरी, इरेशनल। √5 के बारे में हमें पता है कि ये इरेशनल है, तो प्रूव करो ये पूरा नंबर भी इरेशनल है। सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को रैशनल मान लेंगे। लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल, लेट इस से हमने इसको रैशनल मान लिया। ठीक है। अगर ये रैशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, दिस कैन बी रिटन एज p/q where p and q are co-prime integers and q not equal to 0। ठीक है। देन नेक्स्ट, अब इसमें स्क्वेयरिंग वगैरह नहीं करते, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा रूल होता है कि हमें √5 वाली टर्म को एक तरफ रखना है, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। 3 उधर माइनस हो गया, q के साथ एलसीएम करेंगे तो q एलसीएम में आएगा, 3 के ओवर में 1 लगा दिया तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा p - 3q, ये वाला 2 भी उधर चला जाएगा, तो √5 इज़ p - 3q बाई 2q। अब आप देख सकते हो आपके पास एक तरफ √5 लिखा है, एक तरफ p 3 2q ऐसे कुछ टर्म्स लिखी हैं। ठीक है। और √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है, ये वाला जो √5 है ये एक इरेशनल नंबर है, इसके बारे में हमें पता है, यहाँ स्टेटमेंट में दे रखा है ना। और राइट साइड में क्या क्या इन्वॉल्व है, राइट साइड में जो कुछ भी लिखा है वो सब इंटीजर्स हैं और सारे इंटीजर्स को मिला के एक रैशनल नंबर बनता है। आप कितने भी इंटीजर्स इकट्ठे कर लो, इंटीजर्स को आपस में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो हमेशा एक रैशनल नंबर बनेगा। सो दैट मीन्स इसकी जो राइट साइड है दैट विल बी ऑलवेज रैशनल, लेकिन जो लेफ्ट साइड है दैट इज़ इरेशनल। अब एक तरफ इरेशनल है, एक तरफ रैशनल लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम कहेंगे हमारी जम्पशन फॉल्स है और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए जो हमने एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल, वो अब रैशनल नहीं है, वो क्या बन गया, इरेशनल बन गया। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, या इट इज़ गिवन दैट, या वी नो दैट √5 is an irrational number but p, जो राइट साइड लिखी है, p - 3q/2q comes out to be
comes out to be rational, ये रैशनल निकलेगा, क्यों? बिकॉज 2 p q एंड 3 आर इंटीजर्स। ठीक है, इतना लिख दो बस, बहुत है। और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर चेक करने वाला पर्सन है वो मैथ्स का टीचर है, उसको पता है कि अगर आपने ये वाली टर्म्स लिखी हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है जी, ये नहीं कि आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दो कि जब हम इंटीजर्स को प्लस करेंगे, इफ़ वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीजर्स इट विल बिकम रैशनल ऑलवेज। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बता दो कि राइट साइड रैशनल बनेगी। रैशनल क्यों बनेगी? बिकॉज उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो सारी इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स को जोड़ के हमेशा ही एक रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, we know that root 5 is an irrational, but right side comes out to be rational, so therefore irrational cannot be equal to rational। irrational कभी भी rational के equal आ ही नहीं सकता। it implies LHS cannot be equals to RHS, so there is some contradiction। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है ना? there is some contradiction, therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number। तो 3 plus 2 root 5 एक irrational number है, बस यही हम प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, कई बार आता है 5 मार्क्स में। उसमें क्या है कि पहले आप प्रूव करके दिखाएंगे कि रूट 5 एक इरेशनल है। यहाँ पे तो हमने सीधा ही बोल दिया ना कि वी नो दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। वी नो दैट क्यों लिखा? बिकॉज हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि रूट 5 एक इरेशनल है, इसलिए हमने बोल दिया कि वी नो दैट। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ऐसा गिवन ना हो कि रूट 5 एक इरेशनल है, तो पहले आप वो सारा प्रूव कर देना कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद फिर ये वाला प्रूव करना, लेट 3 plus 2 root 5 इज़ रैशनल, और फिर उसके बीच में लाइन लिख देना कि वी नो दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, विद द सेम लॉजिक हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस में हमें ये गिवन होता है कि जो भी उसमें रूट इन्वॉल्व है, लाइक रूट 2, रूट 5, रूट 3, वो सब इरेशनल है, ऐसा हमें दिया जाएगा। एक तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें रूट 3 के साथ कुछ टर्म्स और ज़्यादा लगा देंगे और फिर कहेंगे कि उसको प्रूव करो कि वो इरेशनल है। तो उसके लिए क्या होगा, वो जो रूट 3 और रूट 5 वाला पार्ट है ना, उसके बारे में हमें पहले से ही पता होगा कि ये इरेशनल है। या तो गिवन होगा या हम खुद लिख देंगे कि वी नो दैट इट इज़ इरेशनल। हाँ, अगर 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, फिर आप क्या करेंगे, पहले रूट 3 वाला पूरा पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे आपको जो अगली स्टेटमेंट गिवन होगी, लाइक आप प्रूव करो 4 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल, तो फिर वहाँ से शुरू करेंगे, लेट 4 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल, और फिर उसके बाद वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मतलब वो दो क्वेश्चंस को क्लब करके 5 मार्क्स में पुट किया जा सकता है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमें नंबर क्या गिवन है, लेट 1 बाई रूट 2, इसको हमने मान लिया रैशनल। लेट 1 by root 2 is rational, therefore 1 by root 2 can be written as p by q form। और बाकी सारी स्टोरी सेम, वेयर p and q are co-prime integers and q not equal to 0, ये लिखना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 2 से नीचे कर देंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे ये बन गया रूट 2 बाई 2 इज़ इक्वल्स टू पी बाई क्यू, सो रूट 2 इज़ इक्वल्स टू 2 पी बाई क्यू। 2 इधर क्रॉस कर दिया गया यहाँ पे। अब देखो फिर वही काम हो गया कि राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 पी एंड क्यू,
और इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर, बिकॉज 2 इटसेल्फ इंटीजर है, p एंड q ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ जोड़ देंगे तो रैशनल नंबर बनेगा। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, √2। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो एक तरफ इरेशनल एक तरफ रैशनल, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन, सो देयरफॉर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 रैशनल नहीं है, वो एक इरेशनल है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं वी नो दैट √2 is a rational number but RHS क्या है, 2p/q comes out to be rational। why rational, because ये तीन डॉट्स बिकॉज को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज 2p एंड q आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को जोड़ के नंबर हमेशा रैशनल बनता है। देयरफॉर या फिर इट इम्प्लाइज कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी है। इट इम्प्लाइज इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, दैट मीन्स LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS। सेम लाइन रिपीट कर देना। सो देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हेंस, और लास्ट पे मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7√5। इसको भी सॉल्व करने का सेम मेथड है। 7√5 को p/q लेट कर लेना, मैं यहाँ पे एक बार आपको शो करके दिखा देता हूँ। सेकेंड पार्ट 7√5 को हम लेट करेंगे, लेट 7√5 इज अ रैशनल। ठीक है, इसको रैशनल नंबर मान लिया, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू p/q, और यहाँ पे वो लाइन लिख लेना, वेयर p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद √5 की वैल्यू क्या आएगी, 7, p तो अपनी जगह पे रहेगा, 7 इधर डिवाइड हो गया, और फिर वही काम, वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल एंड p, q, 7 ये सब इंटीजर्स हैं, तो इनको सॉल्व करके राइट साइड रैशनल बनेगी। LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS, देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन, assumption is wrong, hence 7√5 is irrational। and last question from this NCERT and from this exercise, and that is 6 plus √2। तो अगेन इसमें हम लेट करेंगे 6 plus √2 is rational, so therefore 6 plus √2 can be written as p/q form, √2 is equal to p/q minus 6, so √2 is equal to p minus 6q/6। तो अगेन देखो फिर से वही काम हो गया कि √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, p, 6q ये सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को सॉल्व करके जो कुछ भी बनेगा वो एक रैशनल आएगा। एक तरफ इरेशनल एक तरफ रैशनल इक्वल नहीं हो सकते, LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, वो कट कटा के बोल दिया, LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जो हमने एज्यूम किया वो सब गलत है। सो 6 plus √2 इज़ नॉट रैशनल, दिस विल बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये NCERT का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो गया, वो सब समझ में आ गया। देखिए NCERT में चैप्टर बहुत आसान है, और NCERT में से भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, जो वो सर्कल वाला क्वेश्चन था ना, सोनिया और रवि वाला, एक वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, जिसमें हमने कॉमन किया था 7 × 6 × 5 × 4 वाला क्वेश्चन, ऐसे वाला। और एक उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। और एक इसमें था जिसमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू LCM × HCF, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनता है। और बाकी वो NCERT का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करना है, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनता है। और सेकंड एक्सरसाइज में वो रूट वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये √5 को इरेशनल करो, √3 को इरेशनल करो, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो अभी आज हमने सॉल्व किए।
इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ सेमिनार में पार्टिसिपेंट्स आए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। बट अभी के लिए आप पहले एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रियल नंबर के रिलेटेड, रेफरेंस बुक्स जो भी हैं मार्केट में अवेलेबल, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको हम सॉल्व करेंगे।